सोचो तुम एक बहुत बहुत बड़े से फील्ड के सेंटर में खड़े हो। तुम बस एक हद तक ही देख सकते हो, है ना? यूनिवर्स भी काफी कुछ उस बड़े फील्ड जैसा ही है, पर इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, वो कॉस्मोस का वो हिस्सा है जहां से लाइट को अर्थ पर हम तक पहुंचने का टाइम मिला है। ये तब से है जब से यूनिवर्स शुरू हुआ, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। ये पूरा यूनिवर्स नहीं है, ये बात समझ लो। पूरा यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, शायद इन्फिनिट भी। हमारा ये ऑब्जर्वेबल हिस्सा हमारे पर्सनल कॉस्मिक बबल जैसा है। इस शानदार कॉस्मिक थिएटर को देखने के लिए हमारी विंडो, ये जो ऑब्जर्वेबल लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये सच में बहुत फंडामेंटल है। इसका मतलब है कि एक होराइजन है, एक बाउंड्री है जिसके पार हम बस देख ही नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं। सोचो एक शिप तुमसे दूर जा रहा है, एक पॉइंट पर आकर वो होराइजन के पार गायब हो जाता है। कॉस्मिक होराइजन भी ऐसा ही है, पर यह स्पेस के साथ साथ टाइम का भी होराइजन है। इस होराइजन के पार जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे आने वाली लाइट को इतना टाइम ही नहीं मिला है कि वो इतनी लंबी कॉस्मिक दूरियां तय करके हमारे टेलीस्कोप्स तक पहुंच सके। तो जब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हम एक स्फीयर की बात कर रहे होते हैं जिसके सेंटर में अर्थ है। यूनिवर्स में हर ऑब्जर्वर का, अगर कोई और है तो अपना खुद का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होगा। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिग्निफिकेंस हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा है। ये वो सब कुछ है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं, वो सब कुछ जो हम कॉस्मोस के बारे में डायरेक्टली जान सकते हैं। इसमें वो सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉस्मिक फिनोमेना हैं जिन्हें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक अल्टीमेट लैबोरेटरी है एक्सट्रीम कंडीशंस में फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए। ये हमें कॉस्मिक एवोल्यूशन की कहानी बताता है, बिग बैंग के बाद के पहले पलों से लेकर आज जो हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखते हैं वहां तक। ये ख्याल ही बड़ा हम्बलिंग है कि हम इस ऑब्जर्वेबल फैलाव का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी हम इसे पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कॉस्मिक विंडो कोई फिजिकल वॉल या एज नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में। ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसे स्पीड ऑफ लाइट और यूनिवर्स की एज ने बनाया है। ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए नहीं कि यूनिवर्स खुद किसी एम्प्टी स्पेस में ग्रो कर रहा है, बल्कि इसलिए कि और भी दूर के रीजन से लाइट को हम तक पहुंचने का टाइम मिल गया है। हर दिन थ्योरेटिकली हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स थोड़ा और बड़ा हो जाता है, हर डायरेक्शन में एक लाइट डे जितना। कॉस्मोस का ये कंटिन्यूअस अनफोल्डिंग ही इसकी स्टडी को इतना वेरी एक्साइटिंग बनाता है और डिस्कवरी की एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। तो हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पर आखिर है क्या? ये कोई शार्प क्लिफ या कॉस्मिक वॉल नहीं है जैसा कुछ लोग सोचते होंगे, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस सबसे दूर की लाइट की जो कॉस्मोस में ट्रैवल करके हम तक पहुंची है। ये लाइट हमारे चारों ओर एक तरह की स्फेरिकल बाउंड्री बनाती है। एज वो पॉइंट है जहां से लाइट, जब से यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ तब से ट्रैवल करते हुए बस अभी अर्थ पर पहुंच रही है। ये लाइट बहुत ही एंशिएंट है, जो एक बहुत यंग यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। ये हमारी विजन की लिमिट है, हमारा कॉस्मिक होराइजन। इस होराइजन के पार ऑलमोस्ट सर्टेनली और भी यूनिवर्स है, शायद बहुत ज्यादा, लेकिन हम उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते क्योंकि उन रीजन से लाइट को हम तक अपना जर्नी पूरा करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिला है। इसे ऐसे समझो, अगर आप घने फॉग में हो तो आप अपने आसपास थोड़ी ही दूर तक देख सकते हो। फॉग आपकी साइट को लिमिट कर देता है, जिससे एक पर्सनल होराइजन बन जाता है। कॉस्मिक होराइजन भी ऐसा ही है, लेकिन ये लाइट की फाइनाइट स्पीड और यूनिवर्स की एज की वजह से बनता है। हमारे ऑब्जर्वेबल पैच के पार का यूनिवर्स बस इतना दूर है कि उसकी लाइट हम तक 13.8 बिलियन ईयर्स में नहीं पहुंच पाई है। सबसे दूर और सबसे पुरानी लाइट जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। ये बिग बैंग का हल्का सा आफ्टर ग्लो है, वही इवेंट जिसने हमारे यूनिवर्स को स्टार्ट किया। CMB उस टाइम से आता है जब यूनिवर्स लगभग 380,000 ईयर्स पुराना था। इस टाइम से पहले यूनिवर्स पार्टिकल्स और रेडिएशन का एक हॉट डेंस सूप था, इतना ओपेक कि लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। जब ये इनफ ठंडा हुआ, एटम्स बने और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। जो लाइट तब रिलीज हुई थी वही हम आज CMB के रूप में देखते हैं, और ये इफेक्टिवली हमारे डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री को मार्क करता है। इसलिए जब हम एज की बात करते हैं तो हम इस सरफेस ऑफ लास्ट स्कैटरिंग की बात कर रहे होते हैं, टाइम और स्पेस में वो पॉइंट जहां यूनिवर्स ओपेक से ट्रांसपेरेंट में बदला। ये एग्जिस्टेंस का एज नहीं है, बल्कि हमारी करंट ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी का एज है। CMB से पहले क्या हुआ या उन रीजन्स के पार क्या है जहां से CMB ओरिजिनेट हुआ, ये इंटेंस थियोरेटिकल रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं। ये एक ऐसा फ्रंटियर है जो फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक धकेलता है।
और हमें इन अल्टीमेट कॉस्मिक मिस्ट्रीज को प्रोब करने के नए तरीके खोजने के लिए इंस्पायर करता है। यूनिवर्स के एज के बारे में बात करने के लिए हमें सचमुच में बहुत बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने का एक तरीका चाहिए। किलोमीटर्स या माइल्स से काम नहीं चलेगा, नंबर्स इतने बड़े होंगे कि समझ में ही नहीं आएंगे। तो एस्ट्रोनॉमर्स एक यूनिट यूज करते हैं जिसे लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर टाइम का मेजर नहीं है, जैसा कि इसका नाम कुछ लोगों को सजेस्ट कर सकता है। यह डिस्टेंस का मेजर है। स्पेसिफिकली यह वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में स्पेस के वैक्यूम में ट्रैवल करती है। लाइट यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज है जो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। यह सच में इनक्रेडिबली फास्ट है। अब इमेजिन करो कि लाइट इस ट्रेमेंडस स्पीड पर पूरे 1 साल तक ट्रैवल कर रही है। जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो एक लाइट ईयर है। आपको आइडिया देने के लिए यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। हमारा सबसे पास का स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी लगभग 4.37 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब है कि अल्फा सेंटोरी से जो लाइट हम आज रात देखते हैं वो एक्चुअली उस स्टार से 4.37 साल पहले निकली थी। जब हम दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। जो स्टारलाइट हम देखते हैं वो एक पुरानी फोटोग्राफ की तरह है जो हमें बताती है कि वो स्टार पास्ट में कैसा दिखता था। लाइट ईयर्स का यह टाइम ट्रैवल वाला एस्पेक्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज को समझने के लिए क्रूशल है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स माना जाता है, लेकिन क्योंकि इसकी एज 13.8 बिलियन ईयर्स है तो आप सोच सकते हैं कि यह रेडियस में 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स या डायमीटर में 27.6 बिलियन लाइट ईयर्स से बड़ा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स अपनी पूरी हिस्ट्री में एक्सपैंड होता रहा है। स्पेस खुद ही स्ट्रेच हो रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट जिसने 13.8 बिलियन साल पहले लाइट इमिट की थी वो अब 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स से कहीं ज्यादा दूर है। लाइट ईयर्स यूज करने से हमें कॉस्मोस के शीयर स्केल को समझने में मदद मिलती है। जब हम कहते हैं कि कोई गैलेक्सी 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है तो इसका मतलब है कि उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 10 बिलियन साल लगे हैं। हम उस गैलेक्सी को वैसा देख रहे हैं जैसी वो 10 बिलियन साल पहले थी, उसका एक बहुत यंगर वर्जन। इससे हम यूनिवर्स की हिस्ट्री को डायरेक्टली स्टडी कर पाते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बिल्कुल एज से आने वाली लाइट यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ने लगभग 13.8 बिलियन साल तक ट्रैवल किया है। यह हमारे यूनिवर्स की एक बेबी पिक्चर है। पास्ट से आया एक सचमुच रिमार्केबल कॉस्मिक मैसेज। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB सच में साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसे अक्सर बिग बैंग का आफ्टर ग्लो कहा जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी बहुत बड़े धमाके से निकली बची हुई गर्मी और रोशनी जो अरबों साल बाद भी स्पेस में गूंज रही है। यह हल्की सी माइक्रोवेव रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और हर दिशा से लगभग एक जैसी इंटेंसिटी के साथ आती है। यह सबसे पुरानी लाइट है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स की एक स्नैपशॉट तस्वीर जब वो सिर्फ 3,80,000 साल का था। इससे पहले यूनिवर्स इतना ज्यादा गर्म और डेंस था कि लाइट उसमें फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पाती थी। CMB के होने का अंदाजा 1940s में फिजिसिस्ट्स जॉर्ज गैमोव, राल्फ एल्फर और रॉबर्ट हरमन ने बिग बैंग थ्योरी के आधार पर लगाया था। उनकी थ्योरी थी कि अगर यूनिवर्स एक गर्म, घने, डेंस स्टेट में शुरू हुआ और फिर फैला और ठंडा हुआ तो कुछ बची हुई रेडिएशन जरूर होगी। उन्होंने कैलकुलेट किया कि यह रेडिएशन अरबों सालों में ठंडी होकर एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ ही डिग्रीज ऊपर रह जाएगी। इसे 1964 में एक्सीडेंटली आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन नाम के 2 अमेरिकन रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था, जो अपने रेडियो एंटेना में आ रही एक अजीब सी बैकग्राउंड नॉइज को हटाने की कोशिश कर रहे थे। वही नॉइज बाद में CMB निकली। CMB को स्टडी करना यूनिवर्स की बेबी पिक्चर देखने जैसा है। हालांकि ये देखने में काफी यूनिफॉर्म लगता है, पर इसमें तापमान के बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव या एनिसोट्रोपीज हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे वेरिएशंस जो आमतौर पर 1 लाख में सिर्फ एक हिस्से जितने होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्स में बनने वाले सभी फ्यूचर स्ट्रक्चर्स के बीज, सीड्स हैं, जो थोड़े ज्यादा डेंस इलाके थे। उन्होंने अरबों सालों में ग्रेविटी की मदद से और मैटर अपनी तरफ खींचा और वहीं बड़े होकर गैलेक्सी क्लस्टर्स, फिर गैलेक्सीज, तारे और प्लैनेट्स बने जिन्हें हम आज देखते हैं। इन छोटी शुरुआती लहरों, रिपल्स के बिना यूनिवर्स शायद हमेशा एक जैसा, बिना किसी फीचर का फैला हुआ ही रहता। CMB बिग बैंग मॉडल के लिए मजबूत सबूत, कंपेलिंग एविडेंस देता है।
इसकी खूबियां, जैसे इसका टेम्परेचर, इसका करीब करीब परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम और इसमें होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव, ये सब बिग बैंग थ्योरी के प्रेडिक्शन से बिल्कुल सही एस्टॉनिशिंग प्रिसिजन के साथ मैच करते हैं। कोबी, WMAP और प्लैंक जैसे सैटेलाइट्स ने CMB को और भी ज्यादा डिटेल में मैप किया है, जिससे हमें शुरुआती यूनिवर्स के बारे में बहुत कीमती इनवैल्यूएबल डेटा मिला है। इसमें यूनिवर्स की एज, उसकी कंपोजिशन यानी उसमें कितना ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, और उसकी जियोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन शामिल है। यह सच में क्रिएशन की एक फुसफुसाहट, विस्पर है, जो हमें हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स की कहानी बताती है। सेक्शन 5, बहुत दूर तक देखना, टेलीस्कोप्स टाइम मशीन की तरह। दूर की गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करने के लिए और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के छोर तक देखने के लिए हम इंसानों ने कमाल के टूल्स बनाए हैं। हमारे टेलीस्कोप्स सिर्फ दूर तक देखने के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, ये असल में टाइम मशीन है। क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हम उन्हें वैसा देख रहे होते हैं जैसे वो पास्ट में थे। हम स्पेस में जितना दूर देखते हैं उतना ही हम टाइम में पीछे देखते हैं। ये कमाल की प्रॉपर्टी हमें कॉस्मोस की हिस्ट्री को जोड़ने में मदद करती है, ये देखते हुए कि गैलेक्सीज अरबों सालों में कैसे बनी और इवॉल्व हुई। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस खोज में बहुत मददगार रहे हैं। हबल, जो 1990 में लॉन्च हुआ था, उसने हमें दूर की गैलेक्सीज के जबरदस्त व्यूज दिए, जिनमें से कुछ अरबों लाइट ईयर्स दूर थीं। इसने हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जो हर शेप और साइज की गैलेक्सीज से भरा हुआ था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो 2021 में लॉन्च हुआ, उसे टाइम में और भी पीछे देखने के लिए डिजाइन किया गया है, उस जमाने में जब सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बन रहे थे। ये इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व करता है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत दूर की ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से खींच जाती है या रेड शिफ्टेड हो जाती है और लॉन्गर वेवलेंथ्स में बदल जाती है। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स के अलावा रेडियो टेलीस्कोप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से निकलने वाली हल्की रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी शामिल है। रेडियो डिशेस के बड़े बड़े अरेज, जैसे न्यू मैक्सिको में वेरी लार्ज अरे या चिले में एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे, इंटरफेरोमेट्री नाम की टेक्निक के जरिए एक साथ काम करते हैं। इससे उन्हें एक अकेले बहुत बड़े टेलीस्कोप जितनी रिजॉल्विंग पावर मिलती है, जिससे वो दूर की ऑब्जेक्ट्स में बारीक डिटेल्स देख पाते हैं जिन्हें वरना देख पाना मुमकिन नहीं होता। ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो जमीन पर हों या स्पेस में, फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल्स जमा करते हैं, जो अरबों सालों से ट्रैवल कर रहे होते हैं। हर फोटॉन अपने सोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आता है। लाइट को एनालिस करके एस्ट्रोनॉमर्स एक गैलेक्सी की दूरी, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसमें किस तरह के स्टार्स हैं और वो कितनी तेजी से मूव कर रही है, ये सब पता लगा सकते हैं। इससे हम यूनिवर्स के एवोल्यूशन की एक पूरी पिक्चर बना पाते हैं। ये इंसानी दिमाग की कारीगरी का सबूत है कि हम अपने छोटे से प्लेनेट पर बैठकर इतने बड़े और पुराने कॉस्मिक दुनियाओं के राज खोल सकते हैं। सेक्शन 6, शिशु गैलेक्सीज, यूनिवर्स के बचपन के स्नैपशॉट्स। जैसे हमारे पावरफुल टेलीस्कोप्स, खासकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, देखने योग्य यूनिवर्स के किनारे के और करीब झांकते हैं, वे असल में कॉस्मिक भोर को देख रहे होते हैं। यह वो समय है जब सबसे पहले तारे और गैलेक्सीज बनने शुरू हुए थे, बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद। हमें जो मिल रही हैं वो शिशु गैलेक्सीज हैं, जो शानदार स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सीज से बहुत अलग दिखती हैं, जिन्हें हम पास के ज्यादा मैच्योर यूनिवर्स में देखते हैं। ये शुरुआती गैलेक्सीज अक्सर आकार में छोटी, गुच्छेदार और ज्यादा अनियमित होती हैं। उनमें तारों के बनने का जबरदस्त सिलसिला चल रहा होता है। यूनिवर्स के बचपन के ये स्नैपशॉट्स गैलेक्टिक विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे गैलेक्सीज ने छोटी शुरुआत की, शायद गैस और डार्क मैटर के जमाव के रूप में, और फिर अरबों सालों में बड़ी हुई दूसरी छोटी गैलेक्सीज के साथ विलय करके और अपने आसपास से गैस जमा करके। इन बहुत दूर की चीजों से आने वाली रोशनी यूनिवर्स के विस्तार के कारण बहुत ज्यादा रेड शिफ्टेड होती है। इसका मतलब है कि उनके युवा गर्म तारों से निकली अल्ट्रावायलेट और दिखने वाली रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में खींच जाती है। इसीलिए JJUST जैसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स इतने जरूरी हैं। इन पहली पीढ़ी की गैलेक्सीज को खोजना और उनका अध्ययन करना कॉस्मिक कहानी के सबसे शुरुआती अध्यायों को खोजने जैसा है।
साइंटिस्ट्स यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि पहले तारे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है, कब जले थे। इन तारों के बारे में अनुमान है कि ये बहुत बड़े थे, लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, और उन्होंने बहुत छोटी, शानदार जिंदगियां जी। उनके विस्फोटों ने यूनिवर्स में पहले भारी एलिमेंट्स बिखेरे होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो बाद की पीढ़ियों के तारों, प्लैनेट्स के बनने के लिए जरूरी थे, और हाँ, उस जीवन के लिए भी जिसे हम जानते हैं। इन पहले तारों का सीधा सबूत खोजना एक बड़ा लक्ष्य है। इन शुरुआती गैलेक्सीज का अध्ययन हमें रियोनाइजेशन के युग को समझने में भी मदद करता है। यूनिवर्स के ठंडा होने और पारदर्शी बनने के बाद जब CMB रिलीज हुई थी, यह न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था, लेकिन किसी समय यह न्यूट्रल गैस फिर से रिआयनाइज हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन्स फिर से छीन लिए गए, पहले तारों और गैलेक्सीज से निकलने वाली तेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। यह रियोनाइजेशन कब और कैसे हुआ, इसका ठीक पता लगाना कॉस्मिक पहेली का एक अहम हिस्सा है। इन शिशु गैलेक्सीज को देखना यूनिवर्स के इतिहास के इस बदलाव वाले दौर का सीधा सबूत देता है, जिसने इसे उस रूप में ढाला जिसे हम आज देखते हैं। सेक्शन 7, अनदेखा, यूनिवर्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रोल। जब हम कॉस्मिक एज की तरफ देखते हैं, सबसे पुरानी लाइट और सबसे दूर की गैलेक्सीज को स्टडी करते हुए, तो हमारे सामने एक गहरा रहस्य आता है। जो मैटर हम देख सकते हैं, स्टार्स, गैस और डस्ट जिससे गैलेक्सीज बनती हैं, वो यूनिवर्स के टोटल मास और एनर्जी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स के कंटेंट का करीब 27% डार्क मैटर माना जाता है और पूरे 68% डार्क एनर्जी है। ये डार्क इसलिए हैं क्योंकि ये लाइट को एमिट, अब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसलिए हम इन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते। इनका होना विजिबल मैटर पर इनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स और यूनिवर्स के एक्सपेंशन से पता चलता है। डार्क मैटर के होने का शक पहली बार 1930 के दशक में हुआ, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया कि क्लस्टर्स में गैलेक्सीज इतनी तेजी से मूव कर रही थीं कि सिर्फ उनके विजिबल मास से उनका एक साथ रहना मुमकिन नहीं था। जरूर कोई एक्स्ट्रा अनदेखा मास था जो एडिशनल ग्रेविटी दे रहा था। ये इनविजिबल मैटर गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के चारों ओर बड़े बड़े हेलोज बनाता है, जो एक तरह से ग्रेविटेशनल स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं, जिस पर ये स्ट्रक्चर्स बनते और इवॉल्व होते हैं। डार्क मैटर के बिना जैसी गैलेक्सीज हम जानते हैं वैसी शायद बनती ही नहीं, या वो बहुत अलग दिखती। इसका नेचर फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में से एक है। हम जानते हैं कि ये है, पर हम नहीं जानते कि ये किस चीज से बना है। डार्क एनर्जी तो और भी ज्यादा रहस्यमयी और भी ज्यादा डोमिनेंट है। 1990 के दशक के आखिर में दूर के सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशन से कुछ हैरान करने वाला पता चला। यूनिवर्स का एक्सपेंशन ग्रेविटी की वजह से धीमा नहीं हो रहा है जैसा सोचा गया था, बल्कि ये तेज हो रहा है। डार्क एनर्जी उस मिस्टीरियस फोर्स या खुद स्पेस की प्रॉपर्टी को दिया गया नाम है जो इस एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन का कारण बन रही है। ये एक तरह की एंटी ग्रेविटी जैसा काम करती लगती है, जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। जैसे जैसे यूनिवर्स बड़ा होता जाता है, इसका असर और ज्यादा सिग्निफिकेंट होता जाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना यूनिवर्स के अंतिम भविष्य और एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें यह भी शामिल है कि हमारे ऑब्जर्वेबल एज पर और उसके आगे क्या होता है। अगर डार्क एनर्जी इसी तरह डोमिनेट करती रही तो यूनिवर्स और तेजी से एक्सपैंड होता जाएगा। दूर की गैलेक्सीज हमसे और भी ज्यादा बढ़ती हुई स्पीड से दूर होती जाएंगी और आखिर में हमारे कॉस्मिक होराइजन के पार गायब हो जाएंगी। इसका मतलब है कि बहुत दूर फ्यूचर में ऑब्जर्वर्स को शायद एक बहुत ज्यादा खाली यूनिवर्स दिखाई दे। इन अनदेखे कंपोनेंट्स को समझने की खोज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में एक ड्राइविंग फोर्स है, जो हमें न्यू फिजिक्स एक्सप्लोर करने और कॉस्मोस के अपने मॉडल्स को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। सेक्शन 8, न्यू फ्रंटियर्स, कॉस्मिक एज पर लेटेस्ट डिस्कवरीज। यूनिवर्स के एज को एक्सप्लोर करने की ये खोज एक लगातार चलने वाला एडवेंचर है, जिसमें नई नई डिस्कवरीज अक्सर हमारी नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहती है। हाल के सालों में खासकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आने के बाद हमें कुछ सच में कमाल की फाइंडिंग्स देखने को मिली है। JWST ऐसी गैलेक्सीज की पहचान कर रहा है जो पहले सोची गई दूरी से भी ज्यादा दूर हैं और इसलिए ज्यादा पुरानी भी जितना पहले पॉसिबल समझा जाता था। इनमें से कुछ गैलेक्सीज ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की हिस्ट्री में हैरानी की बात है कि काफी पहले बनी है, शायद बिग बैंग के सिर्फ 300 से 400 मिलियन साल बाद। ये शुरुआती गैलेक्सी बनने के कुछ मौजूदा मॉडल्स को चुनौती देता है। ये शुरुआती गैलेक्सी ज्यादा मैच्योर या ज्यादा मैसिव भी लगती है, जितना कुछ थियोरीज ने इतने शुरुआती समय के लिए प्रेडिक्ट किया था। इससे पता चलता है कि स्टार्स और गैलेक्सी बनने के प्रोसेस शायद ज्यादा एफिशिएंट थे या पहले शुरू हो गए थे, जितना हम पहले मानते थे।
साइंटिस्ट्स अब इन पुराने सिस्टम्स से आने वाली लाइट को एनालाइज करने में बिजी हैं ताकि उनके केमिकल कंपोजिशन, स्टार बनने की रेट्स और उनके सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की मौजूदगी को समझ सकें। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ऐसे जंगल में जिसे हम बहुत नया समझ रहे थे, अचानक से बड़े बड़े पेड़ मिल जाना। रिसर्च का एक और मजेदार एरिया है सबसे पहले स्टार्स की खोज, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है। ये स्टार्स, जो सिर्फ शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये बहुत ज्यादा मैसिव और चमकदार होंगे, लेकिन साथ ही बहुत रेयर और कम समय तक रहने वाले भी। इनका सीधा ऑब्जर्वेशनल सबूत ढूंढना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन JBUST शायद इनके सिग्नेचर को इनडायरेक्टली डिटेक्ट कर पाए, शायद उन केमिकल बदलावों को देखकर जो इन्होंने बाद की जनरेशन के स्टार्स में किए, या उन सुपरनोवा को देखकर जो इनकी जबरदस्त मौत का निशान थे। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी जो हमारी कॉस्मिक कहानी के एक अहम हिस्से को कंफर्म करेगी। इसके अलावा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिटेल्ड स्टडीज लगातार नई बातें बताती रहती हैं। हालांकि CMB खुद हमारी सीधी नजर की सीमा है, इसके हल्के पैटर्न हमें बहुत शुरुआती यूनिवर्स के हालातों के बारे में बताते हैं और स्टैंडर्ड मॉडल से भी आगे की फिजिक्स की तरफ इशारा भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स शुरुआती ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नेचर्स भी ढूंढ रहे हैं जो शायद कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान बनी हो, बिग बैंग के कुछ ही पलों बाद बहुत तेजी से फैलाव का एक सोचा गया द्वार। इन्हें डिटेक्ट करने से यूनिवर्स के सबसे शुरुआती पलों को देखने की एक पूरी नई खिड़की खुल जाएगी, CMB से भी कहीं आगे। सेक्शन 9, कभी ना खत्म होने वाला सफर। इसका मतलब क्या है और आगे क्या खोजेंगे? यूनिवर्स के एज की ये जो एक्सप्लोरेशन चल रही है और इसमें जो लगातार डिस्कवरीज हो रही हैं, उसका बहुत गहरा मतलब है ये समझने में कि इस कॉस्मोस में हमारी जगह क्या है। हर नई इंफॉर्मेशन हमारी थ्योरीज को रिफाइन करने में हेल्प करती है कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और आखिर में इसका अंजाम क्या होगा। ये स्पेस और टाइम की वास्टनेस पर जोर देता है, हमें याद दिलाता है कि जो हम देख सकते हैं वो शायद एक बहुत बड़ी या शायद इन्फिनिट रियलिटी का बस एक छोटा सा फ्रैक्शन है। ये रियलाइजेशन हमें हम्बल भी बनाता है और इंस्पायर भी करता है। ये हमारी अंदर की ह्यूमन क्यूरियोसिटी को और फ्यूल करता है कि हम एक्सप्लोर करें और समझें। अर्ली गैलेक्सीज, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जो डिस्कवरीज हैं, वो सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइजेज नहीं है, ये फंडामेंटल फिजिक्स की बाउंड्रीज को पुश करती है। ये हमारी करंट थ्योरीज को चैलेंज करती हैं और अक्सर नेचर के नए अनडिस्कवर्ड लॉज की तरफ पॉइंट करती है। फॉर इंस्टेंस, डार्क एनर्जी को समझने के लिए शायद ग्रेविटी पर कंप्लीट रीथिंकिंग करनी पड़े या खुद स्पेस की वैक्यूम एनर्जी को समझना पड़े। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पर जो कंडीशंस हैं, बिग बैंग के इतने करीब, वो एक यूनिक लैबोरेटरी देती है इन एक्सट्रीम आइडियाज को टेस्ट करने के लिए, जिन्हें हम अर्थ पर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आगे देखें तो कॉस्मिक फ्रंटियर को एक्सप्लोर करने का ये क्वेस्ट और भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स और इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर स्पेस टेलीस्कोप्स, बड़े ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज और ग्रेविटेशनल वेव्स या न्यूट्रिनोज के लिए नए टाइप्स के डिटेक्टर्स यूनिवर्स पर फ्रेश विंडोज खोलेंगे। हम अर्ली यूनिवर्स को और भी डिटेल में मैप करने का एम रखेंगे, फर्स्ट स्टार्स को और प्रिसिजन से सर्च करेंगे और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। शायद हम ऐसे वेज भी फाइंड कर लेंगे जिनसे हम प्रूव कर सकें कि हमारी करंट ऑब्जर्वेबल होराइजन के बियॉन्ड क्या है, अगर ये पॉसिबल हुआ तो। अल्टीमेटली यूनिवर्स के एज को एक्सप्लोर करना ह्यूमैनिटी के लिए एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। ये हमारी रिलेंटलेस डिजायर को दिखाता है कि हम जानें कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। यूनिवर्स पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हमारे लिए सेंस बनाए, फिर भी हम पाते हैं कि साइंस और रीजन से हम उसकी ग्रैंडर के एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। कॉस्मोस हमें इनवाइट करता है कि हम देखते रहें, क्वेश्चन करते रहें और एक्सप्लोर करते रहें, और उस डिस्टेंट होराइजन की तरफ हमारे हर स्टेप के साथ हम यूनिवर्स के बारे में थोड़ा और सीखते हैं, और ऐसा करते हुए हम अपने बारे में भी थोड़ा और सीखते हैं। ये जर्नी सच में एंडलेस है। हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और भी ऐसे रोचक फैक्ट्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने दिमाग को ऐसे ही क्यूरियस बनाए रखें।